नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी जिला सत्कार अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री दिलीप जायसवाल का दिनांक 12/10/2024 को दोपहर 12:30 बजे एमपीटी रिजॉर्ट पर सीधी आगमन होगा। प्रभारी मंत्री दोपहर 2:45 बजे सर्किट हाउस सीधी पहुंचेंगे तथा दोपहर 3 बजे विजयदशमी के अवसर पर पुलिस लाइन सीधी में शस्त्र पूजा कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रभारी मंत्री शाम 4 बजे नाग मंदिर के पास गोपाल दास रोड में श्री राजेंद्र वर्मा अधिवक्ता के निवास पर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। शाम 5 बजे सर्किट हाउस सीधी में जनता एवं जनप्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। प्रभारी मंत्री रात 8 बजे छत्रसाल स्टेडियम सीधी में दशहरा उत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इसके पश्चात एमपीटी रिजॉर्ट पर के लिए प्रस्थान करेंगे एवं वहां रात्रि विश्राम करेंगे। प्रभारी मंत्री दिनांक 13/10/2024 को प्रातः 8 बजे एमपीटी रिजॉर्ट पर से अनूपपुर हेतु प्रस्थान करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप सीधी जिले में भी जिला प्रशासन और खनिज विभाग के द्वारा सीधी जिले में लोगों को सहज और सरल तरीके से कोयला उपलब्ध कराए जाने के लिए व्यापारियों को शासन प्रशासन के नियम और शर्तों के तहत कोयला भंडारण की अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन जानकारी में आया है कि कोयले के भंडारण की अनुमति लेकर व्यापार करने वाले कई व्यापारियों द्वारा शासन के नियमों को दरकिनार करके मनमानी तरीके से कोयले का व्यापार किया जा रहा है और कोयले के व्यापार के संबंध में हर 3 माह में खनिज विभाग को दी जाने वाली जानकारियां भी नहीं दी जा रही हैं। सीधी जिले में शासन के नियम कानून को दरकिनार करके किए जा रहे कोयले के व्यापार पर एनटीवी न्यूज़ की है रिपोर्ट देखिए। क्या सीधी जिले में नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा है कोयले का व्यापार? सीधी जिले में खनिज विभाग को कौन कौन व्यापारी नहीं दे रहे हैं अपने भंडारित कोयले के स्टॉक और त्रैमासिक पत्रक की जानकारी? क्यों बेशकीमती कोयले से कमाई करने के लिए नियमों को तोड़ते हैं लोग? हम आपको बताते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में सिंगरौली और सीधी जिलों को खनिज संपदाओं की जननी कहा जाता है। इसलिए दोनों जिलों के दरमियान पाए जाने वाले बेशकीमती खनिजों पर हमेशा खनिज माफियाओं की गिद्ध नजर लगी रहती है। बात करें सीधी और सिंगरौली की धरती के गर्भ में पाए जाने वाली खनिजों की तो यहाँ सोना, मार्बल, ग्रेनाइट, स्टील स्टोन के साथ ब्लैक डायमंड यानी जिसे कोयला कहा जाता है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यहाँ मिलने वाले कोयले से पूरे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ पूरे देश के छोटे बड़े सभी महत्वपूर्ण कामों में कोयले का उपयोग किया जाता है। शायद इसीलिए इस बेशकीमती कोयले को नियम विरुद्ध व्यापार और तस्करी करके माफिया शासन प्रशासन को नुकसान पहुंचाकर मोटी कमाई करने में लगे रहते हैं। कोयले की सभी मुख्य खदानें सिंगरौली जिलों में है, जहां कोयले की सप्लाई होती है, लेकिन कोयले के व्यापार के लिए अन्य जिलों में भी खनिज विभाग द्वारा नियमों के अंतर्गत कोयला भंडारण की अनुमति दी जाती है और इसी व्यापार में व्यापारियों और तस्करों द्वारा शासन के नियमों को बाईपास करके मोटी कमाई की जाती है। सीधी जिले में खनिज विभाग द्वारा कुल 59 फर्म और व्यक्तियों को भंडारण की अनुमति जारी की गई है। इनमें से कईयों की भंडारण की अवधि समाप्त हो चुकी है। एनटीवी इंडिया न्यूज ने सीधी खनिज विभाग से जब कोयला व्यापारियों के भंडारण की भौतिक स्थिति और उनके स्टॉक के संबंध में जानकारी चाहिए तो खनिज विभाग सभी व्यापारियों के मौजूदा स्टॉक की जानकारी देने में अक्षम साबित हुआ। जिले में नियम विरुद्ध तरीके से किया जा रहे कोयले के व्यापार का संज्ञान एनटीवी इंडिया न्यूज ने जिले के कलेक्टर स्वरोचित सोमवंशी को दिया तो उन्होंने कहा कि आप हमें जानकारी दीजिए, हम इस पर कार्यवाही करेंगे। कोयला का आवंटन किया जा रहा है बिना किसी उसके कोयले का भंडारण किया जा रहा है, अवैध भंडारण तो आप पॉइंट्स बता देंगे जहाँ पे आप लोगों को शिकायत मिली लहरी के पास है, हम वीडियो फुटेज भी आपको हम कार्रवाई करेंगे। सीधी जिले के कलेक्टर के इस बयान के बाद सीधी जिले में शासन के नियमों और शर्तों को नजरअंदाज करके कोयले का व्यापार करने वाले व्यापारियों के साथ खनिज विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। दोनों पक्षों पर अब नियमों की पूर्ति करने का दबाव आ गया है।
इसके साथ ही अब इस बात का भी खुलासा होगा कि भंडारण की अनुमति के बाद कितने व्यापारी जमीन पर व्यापार कर रहे हैं और कितने व्यापारी सिर्फ कागजों पर व्यापार कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि भंडारण की अनुमति मिलने वाले सभी व्यापारियों ने शासन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए त्रैमासिक पत्रक क्यों नहीं जमा किया और खनिज विभाग ने इसके बाद भी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की। अब देखना है कि खनिज विभाग क्या इस बात की जांच करेगा कि सीधी जिले में कोयले का व्यापार करने वाले सभी व्यापारी शासन के नियमों और शर्तों का कितना पालन कर रहे हैं और इस बात का जांच प्रतिवेदन क्या जिले के कलेक्टर और शासन को देंगे या नहीं। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। सीधी शहर में नवरात्रि में विगत 9 दिन से मां दुर्गा के भक्तों द्वारा मां दुर्गा के अनेक स्वरूपों की प्रतिमा स्थापित करके उनके दरबार को सजाकर पूजा अर्चना भजन कीर्तन और भंडारे के कार्यक्रम किए जा रहे थे। नवरात्रि के 9वें दिन भक्तों द्वारा माता के दरबार में हवन पूजन के साथ विशाल भंडारे के आयोजन किए गए, जिसमें भक्तों ने हवन पूजन किया और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। हाँ घूम लीजिए ना, 3 बार प्रदक्षिण तो कर ही लेना चाहिए। ये क्यों हाँ 12 अक्टूबर को भक्तों द्वारा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। 12 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी सीधी शहर के छत्रसाल स्टेडियम में विजयदशमी का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विजयदशमी के कार्यक्रम में रामलीला कमेटी द्वारा 30 फुट के रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। रावण के पुतले के दहन के पूर्व छत्रसाल स्टेडियम में रामलीला का मंचन किया जाएगा। उसके पूर्व विजयदशमी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंच रहे जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल द्वारा भगवान श्री राम की आरती की जाएगी। इस मौके पर जिले के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, जिले की विधायक श्रीमती रीति पाठक, जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहेंगे। विजयदशमी के मौके पर शहर की छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में रामलीला कमेटी के अध्यक्ष भोला प्रसाद गुप्ता, पदाधिकारी रामविलास गुप्ता, दिनेश गुप्ता ने विस्तार से जानकारी दी और बताया कि विजयदशमी के कार्यक्रम छत्रसाल स्टेडियम में रात्रि 8 बजे से प्रारंभ हो जाएंगे। रावण के पुतले का दहन करने के बाद सीधी शहर में भगवान श्री राम का विजय जुलूस निकाला जाएगा। विजयदशमी के पर्व पर सभी को बधाई, सभी नगर वासियों, जिला वासियों को। साथ ही कल जो कार्यक्रम होना है तो रावण 30 फुट का रहेगा और उसमें आतिशबाजी रहेगी और रावण वध 8 बजे के बाद होना है। तो सभी नगरवासियों से अपील है कि समय से आके स्थान ग्रहण कर लें, 7 साढ़े 7 तक आ जाएं। 8 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, रावण वध का कार्यक्रम। उस बीच में सीधी से अपने सांसद, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी और सीधी प्रभारी मंत्री उपस्थित रहेंगे और साथ ही ये कार्यक्रम 8 बजे से स्टार्ट होके 9 साढ़े 9 बजे तक चलेगा रावण वध का कार्यक्रम। यहाँ से छत्रसाल स्टेडियम से पुराने बस स्टैंड, देवी चौराहा, कोतवाली रोड, अस्पताल चौक से पारंपरिक रूप से पारंपरिक रूप, जी हाँ। और उसके पहले रावण दहन के पूर्व यहाँ पे क्या रामलीला का मंचन भी होगा? जी हाँ, रामलीला का मंचन होगा। यहाँ पर आरती होगी। आरती होगी, पहले आरती होगी, फिर रावण युद्ध होगा, तत्पश्चात रावण वध होगा। नैनीताल रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने बताया कि नवरात्रि के दुर्गा अष्टमी के मौके पर भक्तों ने मां नैना देवी मंदिर में हवन पूजन करके कन्या भोज कराया और माता से अपनी मनोकामनाएं मांगी। और अब से प्रादेशिक हलचल। भोपाल में धुनुची नृत्य के साथ मां की आरती। सीएम ने कन्याओं के पांव पखारे। अष्टमी नवमी पर जन्मी बेटियों को बांटे सोने के लॉकेट। ड्रग्स तस्कर ने खुद को मारी गोली। मंदसौर में पिस्टल लेकर थाने पहुंचा था। 1814 करोड़ की ड्रग्स मामले में था फरार। आईपीएस अवार्ड के लिए डीपीसी बैठक जल्द। एमपी सरकार ने भेजे एसपीएस अफसरों के नाम, 4 अफसर होंगे पदोन्नत। और दमोह में बीईओ के घर मिला पटाखों का अवैध भंडार। पति पत्नी पर एफआईआर।
और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। बांग्लादेश के जेसोरेश्वरी मंदिर में मां दुर्गा का मुकुट चोरी। पीएम मोदी ने 3 साल पहले चढ़ाया था। नासिक आर्टिलरी स्कूल में 2 अग्निवीरों की मौत। फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान सेल ब्लास्ट हुआ। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सरकार दावा पेश किया। एलजी सिन्हा से मुलाकात कर पार्टियों के समर्थन पत्र भी सौंपे। और देश का विदेशी मुद्रा भंडार 8 सप्ताह में पहली बार गिरा, $701 बिलियन पर आया। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।